आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनटीए नीट टेस्ट नंबर 22 और अपना पोर्शन फिजिकल केमिस्ट्री रहेगा। और हम आज के टेस्ट में ये भी बात करेंगे कि अगर मैं पुराने पेपर्स जो एनटीए ने अभी तक लिए और आज के पेपर का अगर कंपेयर करूं लेवल में, तो आज के पेपर का लेवल पुराने के कंपेरेटिवली कैसा रहा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को बोला गया है टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स present in a face centered cubic unit cell is where R is atomic radius। अपने को बोला फेस सेंटर्ड। अगर मैं बात करूं इसे तो ये सॉलिड स्टेट चैप्टर का है, और अगर क्वेश्चन के लेवल की बात करूं तो इतना डिफिकल्ट नहीं है ना, एक आसान लेवल का क्वेश्चन है अपने पास में। बोला द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और अगर मैं फेस सेंटर्ड की बात करूं तो एफसीसी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स होते हैं 4। अगर मैं फाइंड करूं तो एफसीसी में एटम्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे प्लस ऑल फेस सेंटर्स पे, तो वहां से इफेक्टिव नंबर अपने को मिलेगा 4। और हमें पता है वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन अपने को यहां दे रखे 4 एटम्स, देन टोटल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम इज 4 into 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 16/3 पाई आर क्यूब। देन ऑप्शन नंबर बी इज और करेक्ट ऑप्शन। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, क्वेश्चन नंबर 4 है। और इस क्वेश्चन में अपने को बोला गया है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट Ab3 इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इफ इट इज आयोनाइजेस एज Ab3 which dissociates into A3 plus and 3B minus। अगर ये कुल मिला के ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर A के ऊपर 3+ चार्ज रहा होगा और B के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज रहा होगा, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, क्योंकि हम किसी भी आयोनिक कंपाउंड के लिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से वैलेंसी फैक्टर, जिसको आप लोग एक्स फैक्टर या एन फैक्टर भी बोलते हो, तो हम एक्स फैक्टर की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ से इसकी एक्स फैक्टर की वैल्यू अपने को मिलेगी 3। यहाँ पर या तो पॉजिटिव चार्ज से देख लीजिए या टोटल नेगेटिव चार्ज से देख लीजिए। और हमें पता है अगर मैं बात करूं मोलर कंडक्टिविटी की, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय एक्स फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, जिस नाम से आप बोलते हो उसे। अगर मैं यहाँ मोलर कंडक्टिविटी की बात करूं तो ये अपने को इसके बारे में डेटा गिवन है 150, और अपने से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में पूछा गया है और एक्स फैक्टर की वैल्यू 3 आएगी, तो डिवाइडेड बाय 3 यानी 50, ये अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 6 अपने को मिला आयोनिक प्लस थर्मो, दोनों चैप्टर का कॉम्बिनेशन मिला अपने को। आयोनिक प्लस थर्मो से क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन बढ़िया मिल गया अपने को। और इस क्वेश्चन की एक और अच्छी बात है कि इस क्वेश्चन में अपने को ऑप्शन दे रखे हैं, और ऑप्शन की फॉर्मेट से हम लोग जा सकते हैं इसके सोल्यूशन तक। अगर ऑप्शन की फॉर्मेट ये नहीं मिलके आपको एग्जैक्ट डेटा की फॉर्म में पूछी होती तो एक क्वेश्चन एकदम बढ़िया लेवल का बन जाता और आपको शायद इसको सोल्व करने में बड़ी डिफिकल्टी मिलती, लेकिन फिर भी हम लोग इसे कर रहे हैं डील। क्वेश्चन अपने पास में है द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज माइनस ऑफ 57.3 किलोजूल पर इक्विवेलेंट, यानी जब एक इक्विवेलेंट एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, तो हमें पता है कि दोनों की रिएक्शन से, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड से अपने को मिलने वाला H+ और यहाँ से मिलने वाला OH-, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से यानी वाटर की फॉर्मेशन होगी और उससे मिलने वाली एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और इसकी वैल्यू अपने को गिवन है -57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट, ये अपने को गिवन है वैल्यू। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वो कह रहा है इफ द इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फर्स्ट प्रोटॉन ऑफ एक्वस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बोला गया है, और हमें पता है कि H2S डायाबेसिक होता है, दोनों H+ देगा, लेकिन दोनों H+ नहीं देके आपको बोला गया है कि आपको केवल फर्स्ट H+ को ही डोनेट करवाना है यहाँ से। पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज ये अपने पास में वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक एसिड होता है H2S, और अगर ये वीक एसिड होता है तो ये पार्शली ब्रेक होगा वाटर में, कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करने के लिए अपने को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी H2S किसी भी बेस के साथ में जब जुड़ा होगा तो जब ये वाली रिएक्शन होती है ना, तो इन दोनों की रिएक्शन से अपने को एनर्जी कितनी मिल रही है, यहां से मिल रहा -30
3.7 किलो जूल पर मोल, यानी इनका एक एक मोल जब रिएक्ट करेगा तो आपको इतनी वैल्यू मिलने वाली है। अब देखो जब ये भी एसिड और बेस है और न्यूट्रलाइजेशन है, न्यूट्रलाइजेशन से एनर्जी कितनी मिलनी चाहिए -57.3, लेकिन उससे कम मिल रही है। आप अगर इस पे थोड़ा अगर गौर करो तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे। वह H+ और OH- तुरंत वाटर में डालते हैं, अपने आप ही प्रोड्यूस हो जाएगा, अपने आप ही बन जाएगा। तो वहां बस आप आपस में रिएक्ट करके एनर्जी रिलीज करेंगे वो। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आने वाली है। चलो बेस मान लीजिए स्ट्रॉन्ग होगा, कुछ भी होगा, चलिए स्ट्रॉन्ग बेस है तो कंप्लीटली OH- दे देगा, लेकिन ये वाला H+ में डिसोशिएट नहीं होगा, ये पार्शियली डिसोशिएट होगा। तो अगर ये इसका डिसोसिएशन अपने को करवाना होगा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएशन करवाने के लिए इसे हीट देनी पड़ेगी, और वो हीट ये कहां से अब्जॉर्व करेगा? जितनी भी हीट यहां से रिलीज होने वाली उसी में से कुछ पोर्शन ही अब्जॉर्व कर लेगा। तो नेट अपने को कितना देना पड़ रहा है? जो जितना नेट मिलना चाहिए ना वो इतना होगा, होना इतना चाहिए, लेकिन कुछ पोर्शन ये अब्जॉर्व भी कर रहा है, तो दोनों का जो नेट आएगा वो सम आएगा, वो इतना मिल रहा है, इसलिए वैल्यू कम मिली अपने को। तो यहाँ इस रिएक्शन में अपने को क्या करना है? इक्विलिब्रियम बनेगा। केवल फर्स्ट प्रोटोनाइजेशन की बात करें हम लोग, ये H- मिलेगा, H+ एंड HS-। यहां जितनी भी हीट इस पोर्शन में कन्वर्ट करने के लिए दी जाएगी उसे हम बोलेंगे हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ H2S। और यहां जितनी भी हीट अपने को इस पर्टिकुलर रिएक्शन से यहां से मिली अपने को, उस रिएक्शन की हीट की वैल्यू मिलेगी अपने को हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्यों? क्योंकि जब भी एक H+ और OH- मिलेंगे इतनी हीट तो मिलेगी, लेकिन कुछ हीट अपने को क्या करनी पड़ी? देनी भी पड़ी। और कितनी हीट दी हमने? हीट ऑफ आयोनाइजेशन। दोनों के सम के बराबर एनर्जी इतनी ही अपने को मिली है, तो इसकी वैल्यू अपने को मिल रही है -33.7 हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन देर की -57.3 प्लस डेल एच आयोनाइजेशन, देन वैल्यू ऑफ डेल एच आयोनाइजेशन इज 23.6 किलो जूल पर मोल। ये अपने पास में इसकी हीट ऑफ आयनाइजेशन की वैल्यू अपने को मिली है, ये हीट ऑफ आयनाइजेशन की वैल्यू मिली है, लेकिन अपने को ये नहीं पूछा गया कि इसकी हीट ऑफ आयनाइजेशन है क्या। अपने को पूछा गया है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Ka क्या रहा होगा, यानी फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 की वैल्यू पूछ रहा है। यानी हम H2S के आयोनाइजेशन की बात करें तो अपने को मिलने वाला है यहां पर H2S dissociate into H+ and HS- and value of equilibrium constant is K, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर मैं बात करूं, क्योंकि अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो सारी चीजें स्टैंडर्ड बात कर रहा है, यानी जो अपने को हीट ऑफ आयोनाइजेशन मिली ना इसकी, ये भी स्टैंडर्ड वाली मिली अपने को। यानी हीट ऑफ आयोनाइजेशन की बात कर रहा है, लेकिन ये किलोजूल में मिली अपने को, है ना। तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन हुई ना, क्योंकि हमने हीट ऑफ आयोनाइजेशन निकाली, इसका मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन को इसमें डिसोशिएट करने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी इक्विलिब्रियम पे। और हम जानते हैं वैल्यू ऑफ डेल जी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे अपने को डेल जी और एच में डायरेक्ट रिलेशन केवल डेल जी दे सकता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में और इसमें रिलेशन डेल जी से आती है। देन डेल जी इज इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस 2.3 और 3 RT log ऑफ Q, जहां Q रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। अगर मैं बात करूं एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे हमें पता है कि वैल्यू ऑफ डेल जी इज 0 एंड Q इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम, और K इक्विलिब्रियम को ही हम लोगों ने यहाँ क्या बोला है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी Ka बोला है। तो देन इसकी वैल्यू 0 पुट करने के बाद में हम डेल जी नोट को यहाँ लेकर आ रहे हैं, देन डेल जी नोट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 RT log ऑफ Ka आ जाएगा। अब आपको log ऑफ K नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया Pk। पहले log ऑफ Ka की वैल्यू निकाले तो उसके बाद में Pk की। अगर ऑप्शन से हम लोग बात करें तो आपको अभी भी इस फॉर्मेट में भी आंसर नहीं दे रखा है, यहाँ इसको एंट्रोपी में कन्वर्ट करा रखा है, तो एंट्रोपी में कन्वर्ट कर लीजिए इसे। गिब्स इक्वेशन से अगर मैं इसे एंट्रोपी में कन्वर्ट करूंगा तो अपने पास में इसकी इक्वेशन आएगी डेल एच नोट माइनस टी डेल एस नोट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 RT log ऑफ के। तो आप सबसे पहले log ऑफ के ले लीजिए और आप इस माइनस को भी इधर ही रहने दीजिए, तो यहां से वैल्यू मिलेगी अपने को माइनस ऑफ log के इज इक्वल टू डेल एच नोट माइनस टी डेल एस नोट डिवाइडेड बाय 2.303 RT।
देखो मेरी बात को समझिए, जब आप इसमें ऑप्शन को चेक कर रहे हो तो 2.303 आरटी की जगह तो सेम का सेम दिखाई दे रहा है, और हम जानते हैं आर की वैल्यू अपने को क्या मिलेगी 8.314 जूल, ये जूल में मिलेगी, और डेल एच नोट की वैल्यू अपने को किलो जूल में दे रखी है। तो यूनिट को सेम कीजिए और इसे भी जूल में कन्वर्ट कीजिए, तो अगर डेल एच नोट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास में वैल्यू क्या मिलेगी माइनस ऑफ लॉग के ए की 23.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ माइनस टी की वैल्यू अपने को गिवन नहीं है, तो टी डेल एस नोट डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी, और हम जानते हैं माइनस ऑफ लॉग के ही कौन होता है पी के ए। फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात कर रहा है इसलिए पी के 1 हो गए, ये के 1 होगा ना, तो वहां पर पी के 1 की वैल्यू आपको ये मिलने वाली है। देन फर्स्ट ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और जो कि है थर्मो से। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वो भी थर्मो से था, लेकिन थर्मोकेमिस्ट्री वाले पार्ट का कॉम्बिनेशन था, और यहाँ थर्मोडायनेमिक्स से अपने को क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन एकदम आसान पूछा गया है। अपने को बोला गया है रिवर्सिबल एडियाबेटिक चेंज डेल क्यू इज, यानी किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में वैल्यू ऑफ यानी हीट चेंज कितना मिलेगा, और ये तो हम लोग बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस को लिखने का तरीका ही होता है कि हीट चेंज कितनी मिलने वाली अपने को 0 मिलने वाला है, और अपना क्वेश्चन यही खत्म हो गया। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10, और वो है केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से। क्वेश्चन में अपने को क्या बोला गया है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन, और अपने को रिएक्शन मेंशन है 2SO2 प्लस O2 विच कन्वर्ट्स इनटू 2SO3, और इसके लिए अपने को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 1/278 एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को वेरी नहीं किया गया, और हम क्योंकि हम जानते हैं कि टेम्परेचर अगर वेरी करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, वो चेंज हो सकती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन, और आपको एक नई रिएक्शन दे रखी है 2SO3, और एक कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी SO3 है, और SO3 कन्वर्ट हो रहा है SO2 प्लस हाफ O2 में कन्वर्ट हो रहा है, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के इक्विलिब्रियम डेज की वैल्यू अपने से पूछी गई है। अगर इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दे रहा हूं और इस इक्वेशन 1 मेंशन कर रहा हूं, अगर मैं बात करूं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 की, तो हमें इक्वेशन 2 के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा और इक्वेशन 1 के लिए अपने को इसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो अपने को इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को बनाना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं SO3 की, तो SO3 हमें चाहिए रिएक्टेंट की तरफ, और गिवन रिएक्शन में अपने को मेंशन है प्रोडक्ट की तरफ, तो अपने को प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 इज इक्वल्स टू रिवर्स ऑफ इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इक्वेशन 1 को रिवर्स करना पड़ेगा तब जाके अपने को इक्वेशन 2 मिलेगी। और हम जानते हैं कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हमने रिवर्स कर दिया तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाता है पुराने वाले का, यानी रिएक्शन वो बची नहीं, उसको जैसे रिवर्स किया तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम नहीं 1/k इक्विलिब्रियम हो गया। अभी भी अपनी रिएक्शन नहीं मिली अपन लोगों को, क्यों? क्योंकि अपने को यहाँ 2 मिलेगा और अपने को चाहिए केवल 1। अगर मैं इस 2 को 1 में कन्वर्ट करना चाहूं तो मुझे इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड का मीनिंग यह है कि 1/2 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हम जानते हैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, के इक्विलिब्रियम डबल डेस, और इसके लिए क्या आएगा 1/k इक्विलिब्रियम, लेकिन इसे मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 1/2 से। तो किसी भी नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो सीधा चला जाता है पावर में, पावर ऑफ हाफ। बस खत्म हो गया अपना क्वेश्चन। वैल्यू पुट कीजिए, अपने को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यहां से दी गई है 1/278 पावर 1/2। जब इसे सोल्व करेंगे तो अपने पास में वैल्यू अप्रोक्सीमेट मिलेगी 6 × 10⁻²। तो ये अपने पास में करेक्ट ऑप्शन आएगा सी। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि अपने को स्टेट्स ऑफ मैटर यानी गैसेस स्टेट से पूछा गया है, और उसमें भी अगर हम सब टॉपिक की बात करें तो अपने को पूछा गया है क्वेश्चन केटीजी से। तो अपने को बोला गया है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करें कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी अपने को बोली गई है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मैं फॉर्मूले की बात करूं तो अपने पास में 2 फॉर्मूले बनते हैं। एक बनेगा 3/2 RT, यह आएगा पर मोल, और अगर पर मोलिक्यूल की बात करें तो 3/2
kT, ये आएगा पर मोलिक्यूल, है ना। कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एवरेज के लिए आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो पूछी नहीं गई, आपसे जस्ट कंपेयर करवाया गया है। तो सबसे पहले आपको दो अलग अलग टेम्परेचर दे रखे हैं। तो T1 की अगर मैं बात करूं तो T1 अपने को गिवन है यहाँ 127 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अपने को हमेशा एब्सोल्यूट में रखना होता है, तो इसकी वैल्यू अपने को मिलेगी 400 केल्विन। और अगर मैं टेम्परेचर T2 की बात करूं तो अपने को गिवन है 527 प्लस 273, यानी इसकी वैल्यू अपने को मिलने वाली 800 केल्विन। तो मैं दोनों काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है कि पहले टेम्परेचर इतना था और अब इंक्रीज कर दिया गया, तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी कि हाफ हो जाएगी, आपसे पूछा गया। इंक्रीज हो जाएगी तो कितनी होगी, डिक्रीज होगी तो कितनी होगी। तो वही सबसे पहले टेम्परेचर T1 पे हम काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन कर रहे हैं। 3/2 इंटू R इंटू 400, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड एट टेम्परेचर T2 काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 इंटू R मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर 800, इक्वेशन 2। कंपेयर किया गया है तो डिवाइड कर दो, तो अपने को क्या मिलने वाला है, यहाँ से इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 से ke2 बाई ke1 इज टू, ये कैंसिल हो जाएगा, यार ऊपर अपने को मिलेगा 800 डिवाइडेड बाई 400, देन वैल्यू ऑफ ke2 इज ट्वाइस ऑफ ke1, यानी अपने पास में जो न्यू काइनेटिक एनर्जी आएगी ओल्ड वन से डबल हो जाएगी। देन करेक्ट ऑप्शन इज बी। अगर मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में अपने को क्या बोला गया है, चैप्टर अपने पास में एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं, और अपने को क्वेश्चन में बोला गया है फॉर इन द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ ZXA विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंसिडर्ड एज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन अपने को बोला गया अल्फा डीके इन्वॉल्व्स द डिक्रीज ऑफ बोथ A एंड Z बाई 2। देखो अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम एटम का न्यूक्लियस, यानी अल्फा पार्टिकल में अपने पास में क्या आएगा, दो तो अपने पास में क्या आएगा प्रोटॉन, और 4 इसका एटॉमिक मास के बराबर होता है। अगर मान लो इसमें से अल्फा पार्टिकल को हम लोग रिमूव कर रहे हैं तो इसका एटॉमिक नंबर, यानी दो तो एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा तो Z-2 बन जाएगा, और एटॉमिक मास अपने पास में एक्चुअल में 4 डिक्रीज हो जाएगा, है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया, फर्स्ट ऑप्शन में अल्फा डीके इन्वॉल्व्स द डिक्रीज ऑफ बोथ A एंड Z बाई 2, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि अपने पास में जो एटॉमिक मास है वो 4 कम होना चाहिए और एटॉमिक नंबर अपने को 2 से कम होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन ही अपना इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एंड क्वेश्चन नंबर 16 इज फ्रॉम सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और सॉल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अपने को ये क्वेश्चन पूछा गया राउल्ट्स लॉ से। तो अपने को बोला गया बेंजीन एंड टोलुइन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, 3 मोल ऑफ बेंजीन एंड 2 मोल ऑफ टोलुइन आर एडेड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड प्योर टोलुइन आर 300 and 200 mm of Hg रेस्पेक्टिवली, देन द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इन mm ऑफ Hg आपसे पूछा गया है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंपोनेंट यानी जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर बेंजीन की, तो बेंजीन के लिए हम कंपोनेंट को हम यूज करेंगे ए से, और एक दूसरा अपने पास है टोलुइन, इसे हम बात करेंगे बी से। यानी अपने को इसके मोल गिवन है Na 3 मोल्स, एंड अपने को मोल्स गिवन है Nb 2 मोल्स, और इनके अगर वेपर प्रेशर की बात करें तो P नोट ए अपने को प्योर स्टेट में दे रखा है 300 mm ऑफ Hg, एंड P नोट बी अपने को गिवन है 200 mm ऑफ Hg, और आपको फाइनल आंसर भी पूछा गया है mm ऑफ Hg में। तो राउल्ट्स लॉ अप्लाई करते हैं हम लोग, तो अपने पास में क्या आएगा, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मिलने वाला है P नोट ए XA प्लस P नोट बी XB, जहाँ XA और XB मोल फ्रैक्शंस है, तो अपने को गिवन है मोल्स, तो मोल्स फ्रैक्शंस को हम मोल में कन्वर्ट करने के लिए लिखेंगे Na बाई Na प्लस Nb, P नोट बी Nb बाई Na प्लस Nb। हम यहाँ वैल्यूज पुट करने वाले हैं, यहाँ P नोट ए की वैल्यू अपने को मिल रही है 300, और अगर मोल्स पुट करें तो यहाँ मिलेगा अपने को 3/5 प्लस
दूसरी पी नोट बी की वैल्यू अपने को यहाँ से मिलने वाली है 200 एंड मोल्स को पुट करेंगे तो मोल फ्रैक्शन मिलेगी 2/5। तो यहाँ से अगर इसका आंसर निकालेंगे अपने पास में तो जब 60 टाइम्स गया तो 180 यहाँ से मिला अपने को, और ये इससे गया 40 यानी अपने को मिला 80 यहाँ से। तो टोटल अपने को फाइनल आंसर मिलने वाला 260 mm ऑफ Hg। ये फाइनल सोल्यूशन ऑफ फाइनल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है। चलिए अपने को जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है थर्मोडायनेमिक्स से। ये इस चैप्टर में इस पर्टिकुलर पेपर में अपने पास में थर्ड क्वेश्चन है जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। एंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। अपने को बोला गया कैलकुलेट Q and W फॉर द आइसोथर्मल रिवर्सेबल एक्सपेंशन। वर्डिंग पे जरा स्ट्रेस डालियो, इसमें बोला रिवर्सेबल of 1 mole of an ideal gas from an initial pressure of 1 bar to a final pressure of 0.1 bar at a constant temperature of 273 केल्विन अपने को मेंशन किया हुआ है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो फ्लोट यूज करें तो फ्लोट के अकॉर्डिंग यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल यू इज इक्वल टू अपने को मिलेगा Q प्लस डब्ल्यू एंड इन आइसोथर्मल प्रोसेस वैल्यू ऑफ डेल यू इज 0 देन Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ W, यानी वर्क डन निकालिए अपने पास में Q की वैल्यू मिल जाएगी। और वर्क डन के लिए अगर रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें हम लोग तो वर्क डन का फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना होता है, अपने को यहाँ से मिलेगा माइनस ऑफ 2.303 nRT लॉग ऑफ, आपको वॉल्यूम की नहीं प्रेशर की फॉर्म में दे रखा है, तो प्रेशर की फॉर्म में अपने पास में फॉर्मूला बनता है P इनिशियल बाई P फाइनल, क्योंकि हमें पता है अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूं तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, देन P1 बाई P2 इज इक्वल्स टू V2 बाई V1 होता है। तो अगर किसी ने फॉर्मूला ध्यान रख रखा है V2 बाई V फाइनल बाई V इनिशियल, तो प्रेशर अपने पास में P इनिशियल बाई P फाइनल आएगा। देन W सिस्टम इज इक्वल्स टू, बस वैल्यूज पुट कीजिए, यहाँ माइनस ऑफ 2.303 मोल अपने को 1 दे रखे हैं और अपने को फाइनल आंसर किलो जूल में पूछ रखा है। देन R की वैल्यू अपने पास में जूल में रखी जाएगी 8.314 एंड वैल्यू ऑफ लॉग इनिशियल प्रेशर अपने पास में 1 है और फाइनल प्रेशर 0.1 है। अगर यहाँ से डिवाइड करेंगे तो log 10 होगा और log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी अपने पास। देन यहाँ से वैल्यू मिलेगी अपने को 2.303 इंटू 8 पॉइंट, और या सॉरी टेम्परेचर भी मिलेगा अपने को, टेम्परेचर अपने को दे रखा है इसने 273 इंटू 273, ये आएगा जूल में। तो अगर इसे किलो जूल में रखेंगे तो यहाँ वैल्यू अपने को मिलेगी 5 पॉइंट, क्योंकि यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है। देन वर्क डन की वैल्यू अपने को मिलेगी 5.22 नेगेटिव में किलो जूल, ये वर्क डन की वैल्यू है। वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, और यहाँ से अपने पास में सेकंड चीज है हीट, और हीट की वैल्यू अपने को यहाँ मिलेगी क्या, अगर माइनस W की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हीट की वैल्यू सेम मैग्नीट्यूड में मिलेगी लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ। चलिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 21 जो कि सरफेस केमिस्ट्री से है। क्वेश्चन में बोला गया है इफ ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है जितने भी आयन है, आर रिमूव्ड फ्रॉम द कोलाइड, अगर उन्हें रिमूव कर दिया गया है तो अपने पास में सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा बाय परसिस्टेंट डायलाइसिस, डायलाइसिस के थ्रू उनको वहां से रिमूव कर दिया गया। देन आपसे पूछा गया कोलाइड बिकम्स एक्सट्रीमली स्टेबल, कोलाइड्स आर कोगुलेटेड, नो इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, एंड लास्ट अपने को बोला गया कोलाइड्स कन्वर्ट इनटू ट्रू सॉल्यूशन। अगर मैं बात करूं सारे के सारे आयंस की, तो अगर सारे के सारे वहां से आयंस रिमूव कर दिए गए, कोई आयन ही नहीं है, तो अपने पास में फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा न्यूट्रल। और अगर न्यूट्रल मिल जाएगा तो सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ में जुड़कर अटैच होकर एक बड़ी साइज का यानी सस्पेंशन बना लेंगे, है ना, तो यानी कोगुलेशन हो जाएगा वहां पर, है ना अपने पास में। देन करेक्ट ऑप्शन इज बी, कोलाइड्स गेट कोगुलेटेड। अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, ये अपने पास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। अपने को बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। अगर आपको बार बार अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपको बार बार फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में दे रखा है। और अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे बनाई गई थी स्टैंडर्ड पे, अगर उसकी मैं बात करूं तो उसमें आपके पास में लिस्ट में सबसे ऊपर फ्लोरीन आता है, फिर सॉरी सबसे ऊपर अपने पास में आयोडीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है,
फिर क्लोरीन आता है और सबसे नीचे आता है फ्लोरीन। इसका मीनिंग ये है कि सबसे ज्यादा रिडक्शन किसका होगा, फ्लोरीन का। और रीजन भी आप जानते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की यानी गेन करने की टेंडेंसी इन सब में ज्यादा होगी। तो आप इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे भी ध्यान रख सकते हो और इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे भी ध्यान रख सकते हो, है ना। तो मैं बात करूं सबसे पहले रिएक्शन की, तो फर्स्ट रिएक्शन में अपने को बोला गया F2 प्लस 2Cl माइनस और यहां से बन रहा है 2F माइनस प्लस Cl2। क्या ये रिएक्शन फिजिबल है? तो मैं बोलूंगा जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि फ्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो खुद का रिडक्शन होगा, तो फिर क्लोराइड को अपना ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा और वही हो रहा, फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। और आप इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी चेक कर सकते हो, क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसके कंपेटिवली ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके ये नेगेटिव में चला जाएगा और फिर इसे अपना ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। जैसे मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूं तो अपने पास में Br2 प्लस 2I माइनस है और यहां से अपने पास बनेगा 2Br माइनस प्लस I2। फिर से अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो ब्रोमीन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी आयोडीन से, तो ये खुद का रिडक्शन करेगा और आयोडीन को अपना ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, तो ये रिएक्शन भी फिजिबल है, यहां से चेक कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन अपने पास में Cl2 प्लस Br माइनस और ये कन्वर्ट होगा Cl माइनस प्लस Br2 में। तो अगर मैं बात करूं फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो अपना रिडक्शन करेगा, इससे ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और लास्ट और फाइनल बोला गया Cl2 प्लस 2F माइनस और यहां से कह रहा है कि 2Cl माइनस प्लस F2 बन सकता है क्या? तो मैं बोलूंगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट नहीं करेगा और क्लोरीन इतना इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो ये अपना रिडक्शन नहीं कर पाएगा और फ्लोरीन अपना ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। देन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। और क्वेश्चन नंबर 27 एक बार फिर से सॉलिड स्टेट से पूछा गया अपने को। क्वेश्चन नंबर 27 में अपने को बोला गया है गोल्ड हैज FCC लैटिस विद एज लेंथ 407 पिकोमीटर, द डायमीटर ऑफ गोल्ड एटम। अपने को बोला गया है FCC, यानी अगर बात करें FCC में तो जो नियरेस्ट एटम्स होते हैं वो अपने पास में आएगा कॉर्नर एंड फेस सेंटर, ये दोनों सबसे नियरेस्ट होते हैं। ये एक आयोनिक कंपाउंड नहीं है, आयोनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर अलग होता है, ये कोवलेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, यानी गोल्ड और गोल्ड के एटम्स के बीच में ही अपने को बॉन्ड बनाने, यानी मेटलिक है, मेटलिक बॉन्ड बनने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने पास में अगर पूछा गया तो नियरेस्ट एटम अपने को मिलेगा कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, और कॉर्नर और फेस सेंटर के बीच की डिस्टेंस यानी दो एटम्स आपस में अटैच होंगे गोल्ड के, तो इसकी रेडियस अगर हम लोग r मान लें और इसकी भी कितनी r, तो कॉर्नर और फेस सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है, इसी को बोलेंगे फेस डायगोनल का हाफ, यानी √2a/2, यानी a/√2, यानी r प्लस r, यानी 2r इज इक्वल टू अपने को मिलेगा a/√2। देन वैल्यू ऑफ 2r, और 2r को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर ऑफ गोल्ड। तो ये डायमीटर अपने को पूछा गया और इसकी वैल्यू मिलेगी अपने को a/√2, और एक की वैल्यू अपने को गिवन है 407 डिवाइडेड बाय √2 आएगा अपने पास में 1.414। अगर इसे डिवाइड करेंगे तो अपने पास में वैल्यू अप्रोक्स मिलेगी 287.8 पिकोमीटर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, जो कि फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, यानी इस टॉपिक में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड ये थर्ड प्रॉब्लम है। मतलब इस पूरे पेपर में दो चैप्टर्स, एक तो थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा अपने पास में थर्मोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उन दोनों पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया गया है। अपने पास में क्वेश्चन है Zn से Zn2+ और अपने को कंसंट्रेशन गिवन है C1, Zn2+ टू Zn और कंसंट्रेशन है C2। अगर बात करें तो ये कंसंट्रेशन सेल है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड सेम मेटल के लिए गए, यहां पर भी जिंक का इलेक्ट्रोड है और यहां पर भी जिंक का इलेक्ट्रोड है, लेकिन रिएक्शन को कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसको Zn2+ फर्स्ट वाले रिएक्शन के लिए यानी फर्स्ट वाले कंपार्टमेंट के लिए बोल रहा हूं, और ये Zn+2 सेकेंड वाले कंपार्टमेंट यानी रिडक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं इस कंप्लीट सेल रिएक्शन को लिखूं तो मुझे मिलने वाला Zn+ Zn2+,
विच कन्वर्ट्स इनटू Zn2+ एंड Zn। इस वाले सेल का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ये रिएक्शन ये वाली है, तो ये फर्स्ट कंपार्टमेंट है यानी इसकी कंसंट्रेशन C1 आएगी, और ये अपने को सेकंड कंपार्टमेंट वाला मिल रहा है यानी C2। ये दोनों सॉलिड है। अब हम लोग बात करते हैं इसके सेल पोटेंशियल के लिए, क्योंकि आपको बोला गया कि डेल जी इज नेगेटिव इफ, और हमें पता है वैल्यू ऑफ डेल जी इज इक्वल टू होती है माइनस ऑफ NF ई सेल, यानी अगर अपने पास में डेल जी, इफ डेल जी इज लेस देन 0, देन ये कब पॉसिबल है, इफ ई सेल इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर डेल जी की वैल्यू अपने को नेगेटिव लेके आनी है तो ये है वैलेंसी फैक्टर, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन ये है अपने पास में कूलम्ब यानी फैराडे चार्ज अपने पास में, और ये अपने पास में है ई सेल, और यानी ये दोनों की वैल्यू अपने को पॉजिटिव मिलेगी हमेशा, और ई सेल की वैल्यू अपने को क्या चाहिए, पॉजिटिव, तभी अपने को डेल जी की वैल्यू क्या मिलने वाली है, नेगेटिव मिलने वाली है। तो बस अपना क्वेश्चन कीजिए, यहाँ ई सेल के लिए नन्स इक्वेशन को फॉलो करते हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे 2 log ऑफ के इक्विलिब्रियम, है ना, log ऑफ के, और log ऑफ के की वैल्यू आप यहाँ इजीली लिख सकते हो, क्या वैल्यू आएगी Zn2+, लेकिन कौन से कंपार्टमेंट के लिए, इस वाले यानी फर्स्ट के लिए, यानी C1/C2, कंसंट्रेशन ऑफ C1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ C2 आएगी। अब देखो हमें ई सेल की वैल्यू पूछी गई, यानी ई सेल की वैल्यू मिलेगी तभी डेल जी की वैल्यू को हम बता पाएंगे, और यह ई नोट सेल नहीं दे रखा अपने को, लेकिन ई नोट सेल के लिए हम बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ई नोट सेल का मीनिंग है ई नोट Zn2+ यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नोट Zn2+ से Zn, यानी रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का सम होगा, और हम जानते हैं कि दोनों कंसंट्रेशन सेल है तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, बस केवल साइन का डिफरेंस होगा, तो इन दोनों का नेट अपने को कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स कर दूं इसको तो ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, यानी दोनों वैल्यू सेम ही है, बस मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, तो दोनों का सम कितना मिलेगा अपने को 0, तो ये वैल्यू अपने को हमेशा 0 मिलेगी। अब अपने को वैल्यू चाहिए ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव, तभी डेल जी क्या आएगा, नेगेटिव, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, और अपने को टोटल वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, इसका मीनिंग ये टोटल पोर्शन अपने को पॉजिटिव मिलना चाहिए, तभी अपना फाइनल टोटल पोर्शन अपने को नेगेटिव मिलना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन पाएगा, और ये नेगेटिव तब बनेगा जब C2 इज ग्रेटर देन C1, C2 इज ग्रेटर देन C1, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो ये वैल्यू अपने को क्या मिलेगी, टोटल वैल्यू अपने को मिल जाएगी पॉजिटिव, देन करेक्ट ऑप्शन इज C2 इज ग्रेटर देन C1, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में होगा क्वेश्चन नंबर 29, और क्वेश्चन नंबर 29 अपने को पूछा गया है रेडॉक्स से, रेडॉक्स रिएक्शन से अपने को क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन 10 लीटर ऑफ 0.5 मोलर BaOH ऑल्ट वाइज सोल्यूशन, और अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो हमें पता है कि BaOH ऑल्ट वाइज एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, तो यहां से सोल्यूशन में 2OH- देने वाला है, तो यहां से एक्स फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर की हम लोग बात करें तो यहाँ पर 2 आएगा OH- के नंबर के बेसिस पे, क्योंकि बेस का वैलेंसी फैक्टर हम नंबर ऑफ OH- फर्निश्ड OH- के बेसिस पे फाइंड करते हैं, और अपने से पूछा गया यहाँ पर इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला अपन निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अपने पास में आएगा नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, और हम जानते हैं नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर यानी एक्स फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, देन मोलरिटी इज 0.5, एक्स फैक्टर है 2, और अपने पास में वॉल्यूम भी है 10, तो अपना फाइनल आंसर है अपने पास में ये हो गया 1, और अपने को फाइनल आंसर मिलेगा 10 इक्विवेलेंट्स, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, और क्वेश्चन नंबर 32 भी अपने को पूछा गया है रेडॉक्स से। अपने को बोला गया व्हाट इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय ग्रुप 17 एलिमेंट्स, और अगर मैं ग्रुप 17 की बात करूं तो ग्रुप 17 के लिए अपने पास में आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा NS2 Np5, तो ये मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज होगा -12
+7 और +7 इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, और क्वेश्चन नंबर 34 अपने को मिलेगा आयनिक इक्विलिब्रियम से मिला है और उसमें भी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। तो बात कर रहे हैं कि कह रहा है कि द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स ऑफ AlOH ऑल थ्राइस एंड ZnOH ऑल थ्राइस, यानी दोनों के सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रहे कि मतलब दोनों का सैचुरेशन पॉइंट पर ये Ksp की वैल्यू यानी आयनों का प्रोडक्ट ये मिलता अपने को। और अपने पास में एक सोल्यूशन है जिसमें दो आयन प्रेजेंट है, एक वन इज Al3+ एंड अदर इज Zn2+, और बाहर से इसमें कौन मिलाया जाता है, अपने पास में NH4OH को यहां से मिलाया जाता है और NH4 अपने को यहां से OH- देगा। तो ये Al3+ और OH- मिलकर और ये Zn और OH- मिलकर अपनी पीपीटी बना सकते हैं। तो पूछेगा कि पहले किसकी पीपीटी बन सकती है, ये अपने से क्वेश्चन में पूछा गया है ना। तो सबसे पहले अगर मैं AlOH ऑल थ्राइस की बात करूं तो अपने पास में क्या वैल्यू मिलने वाली है, Al3+ और 3OH-। यहां में इसकी सोल्युबिलिटी को ध्यान से सुनिएगा, एक चीज इसमें थोड़ी सी गड़बड़ करेगी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों आयंस की गिवन नहीं है। तो दोनों आयंस की इनिशियल कंसंट्रेशन अलग अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है, लेकिन यहाँ दोनों के सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है। तो मैं इन दोनों की क्या कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन सेम ले सकता हूँ। इसकी कंसंट्रेशन कितनी ले ले, एक्स, तो यहाँ पर कितना मिलने वाला है, एक्स मोलर, यानी इसका एक्स मोलर अपने को गिवन है क्वेश्चन में। इसका भी एक्स ले लेते हैं एक्स मोलर और इसका भी एक्स मोलर ले लेते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ OH- का 3x मत ले लीजिएगा आप लोग। क्यों, क्योंकि यहाँ से OH- को बाहर से मिलाया गया है, तो जरूरी नहीं कि उसी रेशियो में आपको OH- मिले, कुछ डिफरेंट रेशियो पे भी मिल सकता है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो यहाँ बताइए पीपीटी कब बनती है किसी भी चीज की, पीपीटी फॉर्म व्हेन KIP इज ग्रेटर देन KSP, यानी वैल्यू ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। फिर भी अगर मैं जस्ट सैचुरेशन पॉइंट की बात करूं तो जस्ट सैचुरेशन पॉइंट पर अपने को मिलेगा KIP इज टू KSP, यानी इन दोनों के आयनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, KSP के बराबर होना चाहिए, यानी Al3+ मल्टीप्लाइड बाई OH-3, इसकी वैल्यू KSP, और KSP की वैल्यू अपने को दे रखी है इस क्वेश्चन में 8.5 × 10⁻23, ये अपने को गिवन है। तो यहां से अब अगर OH- की वैल्यू हम लोग बात करें तो OH- की वैल्यू अपने को मिलेगी 8.5 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई x 1/3 पावर, यानी अगर मैं इस 1/3 की बात करूं तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको आप अप्रोक्सीमेट क्या लेके चलो 0.85, यानी अप्रोक्सीमेट 1 ले ले, और ये 10⁻24 मिल गया, तो 10⁻24 बाई डिवाइडेड बाई 3 कितना मिलेगा अपने को 10⁻8, यानी 10⁻8 की रेंज में मिलने वाली इसकी OH-, इसमें रिक्वायर्ड ये OH- इतना मिलेगा तब तक तो इसकी पीपीटी नहीं बनेगी, है ना, क्योंकि कम से कम इतना अपने को OH- चाहिए इसकी पीपीटी बनाने के लिए। और अगर मैं ZnOH ऑल ट्वाइस की बात करूं तो ZnOH ऑल ट्वाइस ब्रेक होगा Zn2+ में और 2OH- में, तो वही दोनों की सोल्युबिलिटी हमने शुरू में x मानी, दोनों की कंसंट्रेशन सॉरी x, और इसके OH- क्योंकि OH- तो बाहर से मिलाए गए, तो हम तो अमाउंट निकाल ले कि कितना अमाउंट रखते ही इसकी पीपीटी जस्ट स्टार्ट हो जाएगी। तो पीपीटी जस्ट स्टार्ट का मीनिंग है कि इनके आयनों का प्रोडक्ट KSP के बराबर, देखो कहां होता है, तो मैं लिख रहा हूं Zn2+ मल्टीप्लाइड बाई OH- इज टू KSP, और इसके लिए KSP की वैल्यू अपने को दे रखी है 1.8 × 10⁻14, तो यहां से मिलने वाला OH- आएगा अपने पास में 1.8 × 10⁻14 डिवाइडेड बाई x पावर ऑफ 1/2। देखो ये फिर से एक की रेंज में आ रहा है, और यहाँ अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू मिलेगी मुझे 10⁻7 के ऑर्डर में, यहाँ वैल्यू मुझे 10⁻8 की रेंज में मिलने वाली है और यहाँ मुझे 10⁻7 की रेंज में मिलने वाली है। तो मुझे लेस अमाउंट किस में चाहिए, मुझे लेस अमाउंट चाहिए इस वाले पोर्शन में, क्योंकि यहाँ कम रिक्वायरमेंट होगी तो इसकी पीपीटी पहले स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ ज्यादा अमाउंट में डालना पड़ेगा तब जाके इसकी पीपीटी स्टार्ट होगी। तो पहले पीपीटी बनना स्टार्ट होगी AlOH ऑल थ्राइस की। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, और एक क्वेश्चन अपने को केमिकल इक्विलिब्रियम से दिया गया है, और केमिकल इक्विलिब्रियम से ये सेकंड क्वेश्चन पूछा गया अपने को। और इस क्वेश्चन में बोला गया इन ए 10 लीटर बॉक्स 2.5 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टेकन। अब आपको वैल्यू हाइड्रोक्लोरिक एसिड की दे रखी है और यहाँ नीचे रिएक्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड दिया हुआ है, तो एक्चुअल में ये मिस्टेकनली लिखा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड दिया हुआ है ना,
जो वैल्यू आपको दी हुई है, और आपको रिएक्शन गिवन है, द कंसंट्रेशन ऑफ HI इज फाउंड टू बी 0.1 मोल पर लीटर, द कंसंट्रेशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम इन, ये आपसे पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अपने से बोला गया 2HI विच कन्वर्ट्स इनटू H2 प्लस I2, और अपने को इनिशियली और हमेशा अपने को एक्टिव मास यानी मोल बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन को फाइंड करना होता है। अपने को इनिशियली 2.5 मोल दे रखे हैं, और अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं तो 2.5 बाई 10 यानी 0.25 मोलर दे रखी है अपने को कंसंट्रेशन। और जैसे जैसे समय बीतेगा 2HI यानी HI कंज्यूम होगा, और कंज्यूम होने के बाद में हमने मान लिया कि जब इक्विलिब्रियम बन जाएगा तो यहां से X मोलर डिसोसिएट हो चुका है, देन H2 अपने को मिलेगा यहां से X/2 मोलर, और I2 भी अपने को मिलेगा X/2 मोलर। और अपने को गिवन वैल्यू है इक्विलिब्रियम पे कि जितना भी HI अपने को मिलेगा उसकी वैल्यू यानी 0.25 माइनस X की वैल्यू अपने को गिवन है 0.1, देन वैल्यू ऑफ X इज 0.15 मोलर। और अपने को ये तो X की वैल्यू मिली, लेकिन अपने को पूछी गई है H2 की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे, और H2 की कंसंट्रेशन अपने पास है X/2 यानी 0.15/2, और इसे सोल्व करेंगे तो अपने को वैल्यू मिलेगी 7.5 इंटू 10⁻⁻2 मोलर।